अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम है। आशूर का दिन करीब है। इन तारीख़ों के करीब आते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके 72 जानिसारों की क़ुरबानियाँ और वफ़ा शारियों की लाजवाल दास्तान का ख़याल ख़ुद ब ख़ुद दिलो दिमाग में गूंजने लगता है। करबला की फ़ज़ाएँ और हवाएँ आज भी उन अनमोल जज्बों की अमीन है जो हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली और आपके जानिसारों, सरफरोशों और जाबाज़ों के सीनों में था। जहाँ शहादत की तारीख़ रकम की जाएगी, वहाँ करबला का नाम सर फ़हरिस्त होगा। वाक़े करबला को शनाख्त हुसैन ने दी है, लेकिन हुसैन की शनाख्त तो रसूल अल्लाह से है। हुसैन वो हैं जो नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, रसूल अल्लाह की आँखों के नूर, सहाबा कराम के दिलों के सुरूर, सरदारे नौजवानाने जन्नत, शहसवारे दोशे रसूल, हैदर कर्रार के लख्त जिगर, फ़ातिमा के नूर नज़र, इस्तकामत के जबल उहद, इस्तक़लाल के नैयर ताबा, बुलंदियों के मुंतहा शबी मुस्तफ़ा है। हुसैन तो वो हैं कि जिनकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा खुशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। हुसैन तो वो हैं जिनका नाम रसूल अल्लाह ने रखा। हुसैन तो वो हैं जिनको घुट्टी रसूल अल्लाह ने अपने लुआब दहन की दी। हुसैन तो वो हैं जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हुसैन वो हैं कि आज से पहले कायनात में किसी का नाम हुसैन नहीं था। हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अदा फरमाए। हुसैन वो हैं जो रात को नवाफिल में खड़े होते तो पहली ही रकत में आज़ान फ़जर का वक्त हो जाता। हुसैन वो हैं जिनसे सहाबा कराम अपने लिए दुआएं करवाते। हुसैन वो हैं कि इश्क़ इलाही में इस कदर आहुजारी करते कि चेहरा अनवर पर आंसुओं से लकीरें बन गई थी। हुसैन वो हैं सिद्दीक़ अकबर जिनको मिंबर पर बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाते। हुसैन वो हैं फ़ारूक़ आज़म जिनको सलाम करने में पहल फरमाते। हुसैन वो हैं जो अपने कंधों पर राशन उठाकर 1400 से ज़ायद घरों तक पहुंचाते। हुसैन वो हैं कि नमाज तहज्जुद, तकबीर औला और नमाज जनाजा जिनसे कभी नहीं छूट पाई। हुसैन वो हैं जो मुस्कुराते तो हज़रत उस्मान फरमाते कि जन्नत में बहार आ गई है। हुसैन वो हैं जिनको धोखे से बुलाकर शहीद किया गया। हुसैन वो हैं जो नाना के दीन के लिए अपने अहलो अयाल समेत जान अपने रब के नाम पर कुर्बान कर गए। हुसैन वो हैं जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत फरमाई कि कातिल भी आया तो उसे भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से पानी पेश किया गया। हुसैन का जिक्र सिर्फ ईमान का तकाजा नहीं, इश्क़ हुसैन बख्शिश की भी सनद है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर पर मंचलों ने हमला किया है, इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। मुतासरा खातून यौम आज़ादी पर यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने मीनार पाकिस्तान गई थी। खातून का इल्ज़ाम यह है कि हमले के दौरान 15,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन और जेवरात इनसे छीने गए हैं। समा के नुमाइंदे रियाज़ अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा तफसीली तौर पर इससे बात कर लेती हूँ। बताइएगा रियाज़, ये क्या वाक़या है, क्या हुआ है? जी, ऐसा है कि ये खातून की शनाख्त भी अब हो चुकी है, लेकिन ये शदरा की रहने वाली खातून है। ये 14 अगस्त को अपने यूट्यूब चैनल के लिए वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए आई और वहाँ पर जब वो यूट्यूब चैनल के लिए वहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी, तो इस दौरान जहाँ वहाँ पर जो मनचले आए हुए थे उन्होंने उस पर खातून पर हमला कर दिया और फिर उसको पकड़कर हवा में उछाला और उसके बाद उसके पास जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे और मोबाइल फ़ोन वो भी छीन लिया। उसके बाद वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे और जो कुछ लोग थे और इनके साथ एक शख्स था इस खातून के साथ, उसने पकड़कर इस खातून को महफूज जगह पर ले गए और खातून जो थी चूंकि वहां से जा चुकी थी, किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर इनकी फुटेज डाली और उसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की। तो आज बाकायदा तौर पर यह खातून सामने आई और उसने आकर थाना लारी अड्डा में बाकायदा तौर पर दरखास्त दी और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून का ये कहना था कि वो चूंकि एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और उसी सिलसिले में वो ग्रेटर इकबाल पार्क गई थी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, तालिबान पहले जैसे हैं या बदल गए हैं, हर तरफ ना ये बहस हो रही है। तालिबान जानते हैं कि उनका एक एक अमल इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। वो अपना सॉफ्ट इमेज देने के लिए हर वो काम कर रहे हैं कि जिसकी माजी में भरपूर मुखालफत करते रहे हैं। इंतज़ामी मामलात में मोहतात हैं, सिफारती मामलात को समझने वाले, वक्त की नज़ाकत भांपने वाले, बज़ाहिर मामला फ़हम और सुलझे हुए तालिबान दुनिया के लिए अभी तक नाकाबिल यकीन बने हुए हैं। अब मिजाज का नाज़रीन ये ठहराव जो है ये वक्ती है या अब इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब अमरीका बयानिए की जंग हारा है।
अमरीकी मुंतज़मीन और फौजियों की सफाकी भी आया हो रही है, नजर आ रही है सबको। अब इन्हीं के मुताबिक जो वहां पर लोग मौजूद, जो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, ये दरिंदे हैं, तो इनसे बड़े दरिंदे तो आप हैं। जहाज से लटके हुए अफगान शहरी जिन्हें हटाने के लिए कुछ कर लिया जाता या मुंतशिर करने के लिए कुछ कर लिया जाता, लेकिन नहीं जी, इसके बजाय जहाज उड़ा दिया गया। 3 लोग कुचलकर मर गए, जहाज उड़ते ही लटके हुए इंसान गिरकर मर गए। फिर अमरीकी फौजियों की स्ट्रीट फायरिंग, 5 अफराद का जान से चले जाना, ये सब नाज़रीन एक नाम नेहाद सुपर पावर, तहजीब याफ्ता, इंसानियत के चैंपियन मुल्क के फौजियों के हाथों हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आपके पास थी, आपने वहाँ 3,500 फौजी तैनात कर रखे हैं, लेकिन ये चंद दर्जन लोगों पर मुश्तमिल हुजूम आपके हज़ारों फौजी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अनदानियत का आलम यह है कि अपने कुत्ते जहाज में साथ ले गए, लेकिन इंसानों को जान से मार गए। आज एक बार फिर पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका यौमिया 5 से 9 हज़ार अफराद का इनखला करवा सकता है और अगर किसी भी किस्म की कोई बदअमनी हुई तो भरपूर जवाब देंगे। इसके अलावा भी अमेरिका माजी में क्या क्या कर चुका है और अब तारीख अपने आप को कैसे दोहरा रही है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। अबरार हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं। अबरार साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बन रही है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तालिबान रहनुमाओं ने अफ़गान टीवी को इंटरव्यू दिया है सर। इंटरव्यू के तमाम सूबों को सकूत में 50 से ज़ायद लोग नहीं मारे गए हैं। सर, ये आदादो शुमार दुरुस्त नज़र आते हैं आपको सर? जी बिल्कुल, इस दफ़ा वाकई ये बहुत हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं। एक तो जिस रफ्तार से पूरा अफ़गानिस्तान फतह हुआ और फिर जिस तरह से विद इन अ डे काबुल फॉल किया, वो सब लोगों के लिए हैरानकुन है। और फिर जितना कम जंग व जदल, जितना कम कुछ तो खून हुआ, वो सब भी हैरानकुन है। अक्सर जगहों पे सूबाई मराकज़ में, अज़ला में वो बग़ैर किसी लड़ाई के फतहयाब होते चले गए और यहाँ तक कि काबुल में भी जब दाखिल हुए हैं तो कोई जंग व जदल कुछ भी नहीं हुआ और निहायत पुरअमन तरीके से वो काबुल पर काबिज हो चुके हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, अब नाज़रीन इसे क्या कहा जाए, सुपर पावर की नाकामी इसे कहेंगे, पॉलिसी की नाकामी कहेंगे, या खित्ते में अपने तसल्लुत के लिए ये एक नया अलमिया है, नए अलमिया का इंतज़ाम है, ये हो क्या रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करें, लेकिन जो कुछ हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिस तरह की तालिबान की इस वक्त पॉलिसी दिखाई दे रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त देखना। मैं आपको दिखा देती हूँ वो सिचुएशन अमेरिका के हवाले से जो पहले स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, जो बाइडन अब जो बातें कर रहे हैं, ज़रा देख लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। तो भाई वो आया, उसने देखा और तबाह कर दिया। अमेरिका बहादुर जिसने एक बार फिर पलटा मार दिया है। कहते हैं ना कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, लेकिन तारीख़ इतनी तेज़ी से ख़ुद को दोहराएगी ये यकीनन सब लोगों के लिए ही नाकाबिल यकीन है। अमेरिका ने 30 सालों में नाज़रीन एक काम 2 बार कर दिया है, अफ़गानिस्तान को एक बार फिर से बदहाल कर दिया है और उसकी ज़िम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। जो बाइडन ने कल जो तकरीर किया है उसे देखकर मुझे लगा कोई पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपनी नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमत पर ऊपर डाल रहा है, हालांकि वो खुद भी माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहा है। ये दुरुस्त है कि 15 अगस्त को काबुल में जो भी हुआ उसने 20 साल अमरीकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर दिया, लेकिन बाइडन हुकूमत ने जिस उजलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बिना किसी सियासी हल के अफगानिस्तान छोड़ा है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार बाइडन की हुकूमत है, जो अब ये कह रही है कि हमें लड़ने का यकीन दिलाकर अशरफ गनी भाग गया। हम कहते रहे तालिबान से मुज़ाकरात कर लो, तो अड़ गए कि हम तो लड़ेंगे। कहते हैं हमने अफ़गान फ़ौज को सब कुछ दिया, तनख्वाहें तक दी, बस हौसला नहीं दे सके। कहते हैं कि जो लड़ाई अफ़गान फ़ौज नहीं लड़ना चाहती वो अमरीकी फ़ौज क्यों लड़े। जो बाइडन मजीद कह रहे हैं नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान में ना बड़ी गलतियाँ हुई हैं, 4 साबिक सदूर ने इसमें इन गलतियों में अपना हिस्सा डाला है और पिछले सदूर को ज़िम्मेदार ठहराते हुए मौजूदा डेमोक्रेट सदर ये भूल गए हैं कि वो ख़ुद भी कभी ओबामा के नायब सदर हुआ करते थे, पॉलिसी साजी में मुकम्मल तौर पर शरीक और बाइख्तियार हुआ करते थे। उनके दौर में मज़ीद 30,000 फ़ौजी अफ़गानिस्तान भेजे गए थे और वाज़ेह ऐलान किया गया था कि ये फ़ौजी बगावत कुचलने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ इंसदाद दहशत गर्दी के लिए आया था,
हमारा यहाँ इंसदाद बगावत से भला क्या लेना देना। मेहमानों में फ़ारूक हबीब साहब सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब खुशामदीद कहूँगी आपको। सर मैं जानना आपसे ये चाह रही थी, बड़ी तेज़ी के साथ सूरत हाल बदल रही है सर, पाकिस्तान इस बात के लिए कितना तैयार है? बिलावल कह रहे हैं कि भाई हम वाज़ेह पॉलिसी बताए हुकूमत अपनी, इस वक्त वो यू टर्न बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। देखें, बात यह है कि वादे पॉलिसी तो हुकूमत जो है वो इनको बता भी चुकी है और इस हवाले से कौमी असम्बली की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसने इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग भी दी थी, तमाम लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड लिया था। अभी जो बदलती हुई सूरत हाल है, उस सूरत हाल के तनाजुर में आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा लीडर है जो वजीर आजम भी रहा हो। इस मुल्क के अंदर वजीर आजम भी रहे, जरदारी साहब भी थे, नवाज शरीफ भी थे, उससे पहले भी लोग मौजूद थे कि वजीर आजम इमरान खान साहब की इस सारे अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा, एक कंसिस्टेंट बयानिया उनका रहा कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। आपको बातचीत करनी पड़ेगी और जो $2 ट्रिलियन खर्च किए, आज मुझे बताएं कि ना वहां पर अफगान फौज कायम है और ना ही अशरफ गनी कहीं नजर आ रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर ये मलबा डालना चाह रहे थे, आज उनको खुद टीवी के ऊपर आके ये तस्लीम करना पड़ रहा है कि जिनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट उनकी जो है वो जाया चले गई। फौज लड़ना नहीं चाहती, उनकी लीडरशिप वहां पर रहना नहीं चाहती, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटजी गलत थी कि कभी फौज और आपस में अवाम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते। उनके पास ना मोटिवेशन है ना कॉज है, किसके लिए लड़े। उनकी लीडरशिप तो भाग गई, जो करप्ट थी, जो पैसा खा रही थी, जो राह के दिहाड़ीदार बने हुए थे, जो बढ़ते हुए भारतीय इन्फ्लुएंस के जरिए पाकिस्तान दरअंदाजी करवा रहे थे, दहशतगर्दी करवा रहे थे। हम तो अपना बॉर्डर फेंसिंग कर रहे थे, बेटर मैनेजमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का जो है वो साथ दिया। 50 मिलियन हमने रेफ्यूजीज को संभाला, 30 मिलियन रेफ्यूजीज आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं। इलाज करवाना हो पाकिस्तान से, ट्रेड हो पाकिस्तान से, हर चीज उनकी पाकिस्तान के साथ। फिर भी दुनिया को ये तासुर दे रहे थे अशरफ गनी के पाकिस्तान जो है इस सारे मसले की जड़ है, जबकि उनकी अपनी नाअहलियां आज जो है वो अमरीकी सदर ने आकर टीवी के ऊपर खुल के बता दी कि वहां की अपनी ना लीडरशिप खड़ी हुई, ना वहां की जो है वो फौज खड़ी हुई। और कंसिस्टेंटली खान साहब, इमरान खान साहब इनको कहते रहे कि वहां पर जो है वो कोई भी जो पिछड़ा कल्चर जाता है, कोई वहां से इनके साथ कंसिस्टेंटली लड़ नहीं सकता। वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अमन का, कि वहां पर खून बहाए बगैर पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। और आज ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि अशरफ गनी रुकावट थे उस सारी पीस टॉक की जो तालिबान के साथ कतर के अंदर हो रही थी। अशरफ गनी उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उसमें रुकावट बने हुए थे। और आज आप देखें कि वही वहां से मंजर आम से भी गायब हैं और वही पता नहीं किस मुल्क के अंदर जो है वो फ्लाई करके चले गए हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने पूरी असिस्टेंस फराहम की है, मजीद भी फराहम कर रहा है। आज भी पाकिस्तान यही चाहता है कि सारे मसले का सर आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी क्लियर है, वाज़ेह। मैं आती हूँ आपकी तरफ, दोबारा पूछूंगी आपसे कि पार्लियामेंट में कब उठाएंगे इस मामले पर, इस पर ब्रीफिंग वगैरह कब होगी, बात कब होगी। लेकिन इससे पहले मलिक आबिद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो क्योंकि मैं बात कर रही थी अभी बाइडेन साहब के स्टेटमेंट्स के हवाले से, पिछले सुदूर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ओबामा दौर भूल गए सर, मजीद 30,000 फौजी भिजवाए गए और आज कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं थी जंग सर, भूल गए तमाम अदवार सर। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको, आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके तमाम ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं थोड़ा सा आपको 2012 की तरफ ले चलूंगा, जब प्रेसिडेंट बाइडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा ने एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की कि 2012 में अपनी सेकंड टर्म में, कि जिसने प्रेसिडेंट ओबामा को एडवाइस करना था कि फ्यूचर पॉलिसी क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान के बारे में। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली मुस्लिम इन दैट कमेटी। हमने जिस वक्त मीटिंग्स हुई तो जनरल जिम जोन्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो इस इनिशिएटिव के को लीड कर रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन उस वक्त इसके इंचार्ज थे। जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी वो बड़ी क्लियर थी और आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी वोकल इन दैट कमेटी कि वी हैव नो बिजनेस टू बी इन अफगानिस्तान फाइटिंग समबडी एल्सेस वॉर। सो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट साहब को ये जो रिपोर्ट फाइनली सबमिट की गई अप्रिशिएट भी किया, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने उसके 2 वीक के बाद जो पॉलिसी इशू की
वो टोटली डिफरेंट थी जो हमने रिकमेंडेशन दी थी, जिससे आपने फरमाया 30,000 और फौज भेज दी उन्होंने। देखिए बात ये है कि जनरली स्पीकिंग जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आते हैं वो सिर्फ इंटरनल पॉलिसी के बारे में इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉरेन ऑक्यूपेशन, फॉरेन वॉर और ये जंगो जदल की जो पॉलिसीज हैं ये पेंटागन बनाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बनाता जनरली। ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है, इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। और अगर आप उनकी व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जो प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट जो इशू हुई भी है, आप वो पढ़िए, इट्स अलार्मिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सेइंग कि हम इस वॉर के खिलाफ हैं, ये हमारी वॉर नहीं है। और ये तो ऐसे लगता है ये तकरीर उनकी है, ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने लिखी है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी विक्ट्री है, अफगानिस्तान की वॉर की है। सही, आप कह रहे हैं कि उस वक्त जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी उनका स्टेटमेंट यही था, इनफैक्ट उन्होंने कंडेम भी किया था, लेकिन 2 हफ्ते के बाद पॉलिसी ये वाली सामने आई और आज फिर वो अपनी इन्हीं बातों पर है। ठीक है अबरार हुसैन साहब, सर ज़रा ये बता दीजिए कि अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं तालिबान के सामने सर, जिस तरह की सिचुएशन अभी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, जितने मोहतात रवैये के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ये वक्त का तकाजा है सर, ये वाकई उनकी पॉलिसीज तब्दील हो गई हैं अबरार साहब? भी है और उनकी पॉलिसीज भी यकीनन तब्दील हो गई हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो अब ज़्यादा मैच्योर हैं और ज़्यादा समझदारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। चुनाचे उनकी जंगी हिकमत अमली, उनकी सियासी हिकमत अमली और उनकी नज़रियाती एक्सप्रेशंस, हर चीज़ से आपको ये अंदाज़ा होगा कि अब वो काफ़ी मुख्तलिफ, काफ़ी बदले हुए लगते हैं। और अब जो उनसे दुनिया का मुतालबा था कि वो अमन के ज़रिए से हुकूमत में आएँ, बातचीत के ज़रिए से आएँ, जंग जदल के ज़रिए से ना आएँ, तो वो वैसे तो काबुल पे उन्होंने बग़ैर खून बहाए कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन उसके बाद इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे वो एक वसीउल बुनियाद या इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि किस तरह दूसरे कुछ लोगों को भी अपने साथ हुकूमत में शामिल करते हैं ताकि दुनिया अमूमी तौर पे इन्हें तस्लीम करने पर आमादा हो। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये जो कवानीन नाफिज करेंगे, जो इनका रवैया होगा, वो दुनिया को कितना काबिल कबूल होगा। तीसरी चीज़ इनके सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे कि अब जब वॉर ख़त्म हो गई तो वॉर इकोनॉमी भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी और जो अमेरिका से हर चीज़ को फाइनेंस कर रहा था, जो फंडिंग हो रही थी, क्या वो उस तरह जारी रहेगी या नहीं, और इनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम उसके अलावा क्या होंगे, क्या होगी, और क्या खुदा न खास्ता कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो वहाँ पैदा नहीं हो जाएगा। सही सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अबरार हुसैन साहब आप साथ मौजूद हैं। सर अमेरिका को इस वक्त कुर्बानी का बकरा चाहिए सर, इस सूरत हाल से फारिग होने के लिए सर वो पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा लगता है फ़ारूक हबीब साहब आपको? जी आप मुझसे पूछ रही? जी फारूक साहब आपसे पूछ रही। देखिए बात ये है कि हम तो पहले ही ये फिर बात हो रही थी, वो उसमें आगे बढ़ा देता हूँ कि हम पहले ही एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कह चुके हैं। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि आज हम दफाई पोजीशन में नहीं है। आज जो ये कह रहे हैं कि हमारी ये जंग नहीं थी या जिनका किया धड़ा ये मेस है, आज वो दफाई पोजीशन में, आज सवालात जो हैं वो उनसे हो रहे हैं। और आज मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो सोग बिछा हुआ है वो मोदी भारत के अंदर है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो आज इन्वेस्टमेंट तमाम की तमाम जो है वो जाया हो गई। वो भी वहां पर जवाबदेह हैं जो टैक्स पेयर का पैसा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के बीज बोने के लिए अफगानिस्तान की लीडरशिप को उन्होंने दिया था, अशरफ गनी जैसी करप्ट लीडरशिप को। आज उनसे भी वहां पे सवाल हो रहा है और आज वो तमाम मुल्क ये इस बात के जवाबदेह हैं जिनकी इतनी बड़ी माइटी जो फौज थी, जो सुपर पावर थी, कि आज वो वहां पर क्या करके गए हैं। वहां से आज जिस तरीके से वो निकले हैं वो मनाजिर आपके टीवी और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल सर अफगानिस्तान में जो डामाडोल सूरत हाल है वो सबके सामने है। मोदी सरकार को और इंडिया में जिस तरह का वबाल है सर वो सबके सामने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सर आवाम का, पाकिस्तानी लोगों का सवाल ये है कि हमारे लिए अब अगला क्या है, हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सर बहैसियत वज़ीर मुमलिकत आपकी ज़बान से लोग ये सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए क्या है सर अब नेक्स्ट? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से पहले पेशबंदी की हुई है और आपके इल्म में है कि हम तो दुनिया को ये बता रहे हैं
कि पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं, 160 अरब डॉलर से जायद जो है वो हमारी इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। हमारे अपने मुल्क के अंदर जो अफगानिस्तान की लगी आग थी उसकी चिंगारियां हमारे अपने मुल्क के अंदर आई। यहाँ पर हमें जो है वो फौजी ऑपरेशंस जो हैं वो अपने कबायली इलाकों के अंदर करने पड़े, कभी ज़रब अज़ब के नाम से, कभी रद्दुल फसाद के नाम से, और हमने टेरर फाइनेंसिंग की जो है वो कमर तोड़ी है, फेटफ लॉज की हमने कंप्लायंस की है। पाकिस्तान ने तो एक संजीदा मुल्क के तौर के ऊपर, एक जिम्मेदार रियासत के तौर के ऊपर जो है वो सबूत दिया है। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जो आज भी किसी मुल्क के 30 मिलियन रेफ्यूजीज को जो है वो संभाले बैठा है? तो लिहाजा पाकिस्तान की कोई दफाई पोजीशन नहीं है, ना हम डिफेंस पे जाएंगे। हम दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कुर्बानियां दी हैं। अब पाकिस्तान ये बार बार ये कहता था कि गिव पीस अ चांस, अमन को मौका दें। आप आज जो बातें कर रहे हैं, जो आज आप कतर के अंदर जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की, वो बात इमरान खान 2004 से ऑनवर्ड ये बात कह रहे हैं कि ये मसला बातचीत से तय होगा, ये पॉलिटिकल टॉक्स के तहत मामला तय होंगे। आज आपके हथियार, आज आपकी जितनी ताकत थी वो ताकत आज आपकी नाकाम हुई है। सर, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, मजीद हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी फ़ारूक हबीब साहब। लेकिन आज तो अमेरिका भी ये कह रहा है कि ये हमारी जंग थी ही नहीं। सर देखें, ये भी तो एक ऐसा जुर्रतमंदाना इक़दाम था कि जो एक प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, ये बात पाकिस्तान को आज से 15 साल पहले करनी चाहिए थी किरण, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात को समझते हैं, इसकी डेप्थ को समझते हैं, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने क्या क्या नुकसानात जो हैं वो इससे बर्दाश्त किए हैं, तो उन्होंने खुल के बरमला इस चीज का इजहार किया, जिसको ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग समझते हैं कि खुददारी की, एक खुददार कौम की एक वैल्यू क्या होती है, उसकी इज्जत क्या होती है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास अब जो है वो पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला साजी हमने करनी है, हमने किसी और के मफाद को नहीं। बिल्कुल ठीक है। आबिद साहब, सर आपकी तरफ आ रही हूँ। सर मुझे ये बताइएगा, अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने इससे पहले भी इनकार किया था, फिर उसके बाद खैर अब दोबारा भी वो यही बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो इवैक्यूएशन होना था ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो बाइडेन हुकूमत के सामने। उन्हें पता था कि वो जीत जाएंगे, तो इस सूरत में उनको ये काम करना पड़ेगा। अपनी इलेक्शन मुहिम में भरपूर तैयारी के दावे करते रहे हैं सर, लेकिन जिस तरह की उजलत में और अफरा तफरी में ये इनखला हुआ है, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है सर इनकी हुकूमत की। नहीं किरण, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करता चलूं कि ये इनखला जो हुआ है ये सिर्फ जो बाइडेन साहब के डिसीजन पे नहीं हुआ। ये 2 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस किया था, और तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि मई 2021 में अमेरिकन फोर्सेस पुल आउट कर जाएंगे अफगानिस्तान से। ये उसी का तसलसल है। ये 2 ऑप्शन थी जिस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इलेक्शन मुहिम में इसकी भरपूर तैयारी के दावे तो आपकी जानिब से किए जा रहे थे ना सर? जी बिल्कुल, दावे बिल्कुल किए जा रहे थे, लेकिन देखिए जैसा मैंने अर्ज किया, या तो ऑप्शन थी कि हम कोई नया प्लान प्रेसिडेंट बाइडेन लेके आते, या फिर उसी को थोड़ा सा अमेंड करके और उसी पे थोड़ी सी और फर्दर बातचीत करते, जो उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अफगान गवर्नमेंट के साथ कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की कि आप अपनी करप्शन खत्म कीजिए, आप अपनी दूसरी पार्टीज को, दूसरे लोगों को इसमें हुकूमत में शामिल कीजिए। आप तालिबान, तो ये जिस तरह के इवैक्यूएशन हो रहा है सर, ये प्लान का हिस्सा था? जी बिल्कुल, ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। ये सब कुछ उनको कहा गया, और ये मार्च के महीने में ये बातचीत उनसे अफगानिस्तान से शुरू हुई, और उनको ये सजेस्ट किया गया कि आप तालिबान से बातचीत शुरू कर दें, और उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया। और जिस तरह आपके मिनिस्टर साहब ने फरमाया, उनके पीछे मोदी साहब की गवर्नमेंट थी, मोदी साहब की आशीर्वाद थी कि उन्होंने स्ट्रेट अवे अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिफ्यूज कर दिया कि हमें तालिबान के साथ बातचीत नहीं करनी। तो ये देखिए कि जो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी जिनको वो इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर सके, लेकिन अल्टीमेटली उसी को लेके आगे चले प्रेसिडेंट बाइडेन। और ये वो पॉलिसी है जो 2012 में, जिसका मैंने आपको अर्ज किया, उस वक्त भी मीटिंग में आके वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि दिस इज नॉट अवर वॉर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक नदीम आबिद साहब, फ़ारूक हबीब साहब, आप दोनों का शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सर आलमी राय अमा क्या है, और बिलखुसूस सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक का रद्द अमल क्या आ रहा है सर?
जी देखें, अपना सलामती काउंसिल में मेरे ख्याल में कोई 3-4 मौजू हैं जिसके ऊपर आजकल तवज्जो है। पहली चीज़ के एक ये जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगी काबुल में वो अमन से हो, पीसफुल ट्रांजिशन हो और एक हुकूमत निकले जो इंक्लूसिव हो और रिप्रेजेंटेटिव हो। ये पहली चीज़। दूसरी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो जो इवैक्यूएशन करना चाहते हैं वहाँ से अपने लोगों का उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये उसके लिए इंतज़ामात जो हैं वो कर रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी फौजें खड़ी की हैं जो अरेंज कर रही हैं। तीसरी चीज़ है कि दुनिया को जो खर्चा है कि वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो, औरतों के साथ ज़्यादती ना हो, तो उस पर भी कुछ वो अश्योरेंसेस चाहते हैं। और फाइनली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो पहुँचाना है अफ़गानिस्तान को, जो वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको जो भी इमदाद पहुँचानी है उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो ये चार नुकते हैं जिसके ऊपर तवज्जो है आजकल। सही। मुनीर साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सर अमन के लिए कोशा है, हमेशा कोशा रहा है। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी हमारी तरफ से यही आते हैं कि जो कुछ होना चाहिए वो अमन के लिए होना चाहिए अब अफगानिस्तान में। लेकिन सर सलामती काउंसिल के गुज़िश्ता इजलास में जो कुछ हुआ सर, उसके पसपर्दा सर क्या साजिश कार फरमा थी मुनीर साहब? जी देखें, सलामती काउंसिल में तो जो मेजॉरिटी मेंबरशिप है वो सब चाहती है कि पाकिस्तान शिरकत करे और फुली पार्टिसिपेट करे इसमें। कल का जो वाक़या हुआ है उसमें सब बड़ी ताकतें जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि जी पाकिस्तान को बुलाएं इस इजलास में। अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्वे, जितने भी मुल्क हैं उन्होंने सब ने उनसे दरख्वास्त की कि जी आप इनको पाकिस्तान को शिरकत करने दें। पर हिंदुस्तान जिद पर उन्होंने रोका हमें, और उनका इख्तियार है क्योंकि वो प्रेसिडेंट इस महीने के लिए वो उनकी सदारत है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को अब्यूज करके हमें रोका है। पर वो तो हम जानते थे कि वो रोकेंगे, पर उसके बावजूद हमने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं कि किस किस्म का मुल्क है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी दुश्मनी है और जो वो नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान की मदद के साथ अमन हो। तो उसको हमने एक्सपोज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी और पूरी सलामती काउंसिल की हमारे पास हिमायत थी। पर हिंदुस्तान ने रोका है और अपने आप को उसने एक्सपोज किया है। हमने अपनी पोजीशन सर उसी अफगानिस्तान में सर अमन के लिए पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दे दी सर, इतनी कुर्बानियां दी हैं, हालत जंग में सर हम रहे हैं अब, लेकिन सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान शिरकत नहीं कर सकता भारत की ख्वाहिश पर। तो हमने तो इस पर एहतजाज भी तो रिकॉर्ड करवाया ना, उस एहतजाज का कुछ हुआ सर? किसी ने नोटिस लिया उसके बाद मुनीर साहब? जी देखिए, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया है कि सलामती काउंसिल की पूरी मेंबरशिप की हमें हिमायत थी, ठीक है। हिंदुस्तान की हमारे साथ दुश्मनी है तो वो दुश्मन हमें कैसे आने देगा? आप ये भी तो समझे ना आप कि दुश्मन है, वो सदारत कर रहा है इस वक्त और उसने हमें रोका है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि अपनी वो दुश्मनी के वजह से उसने ये पाकिस्तान की शिरकत रोकी है और जो अमन हम ले आना चाहते हैं अफगानिस्तान में उसमें वो नहीं चाहता हिंदुस्तान के पाकिस्तान की शिरकत से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। तो उसने अपने आप को एक्सपोज किया है और हमारा मकसद ही ये था कि उसको एक्सपोज करने। जहाँ तक कि हमारा मौजू है, जो हमारी पोजीशन है वो मैंने बिल्कुल दुनिया के सामने पेश कर दी है। सलामती काउंसिल के बाहर बैठ वहाँ खड़े होकर वहाँ पूरी इंटरनेशनल प्रेस को हमने अपनी पोजीशन बताई है
एक्सप्लेन की है कि हम क्या कोशिशें कर रहे हैं अफगानिस्तान में अमन ले आने के लिए। ठीक, अच्छा सर, मुल्ला ब्रदर्स के हवाले से बात कर लेते हैं सर। सुपर पावर्स को, आलमी ताकतों को, इन पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अब वो पहुंच गए हैं अफ़गानिस्तान, तकरीबन 20 साल बाद अफ़गानिस्तान पहुंचे हैं सर। अब तालिबान की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि हम जिम्मेदारियां इनको देंगे। तो सर आलमी सतह पर क्या रिएक्शन आएगा इस पर? आलमी सतह पर मेरे ख्याल में देखें कि रियलिटी जो होती है वो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसको तो नज़र में रख के पोजीशन ली जाती है। तो दुनिया सिर्फ ये देख रही है कि अब तालिबान तो वहाँ आ गए हैं, अब उनकी हुकूमत जो है वो चाहते हैं कि इनकी हुकूमत एक ब्रॉडली बेस्ड हो, जो वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो, जो अफगानिस्तान की जो मल्टी एथनिक कंपोजिशन है उसमें रिफ्लेक्ट की जाए। तो हमारी भी ये कोशिश है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो और एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आए, इंक्लूसिव हो। बाकी जो ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनकी भी शिरकत हो इस हुकूमत में, क्योंकि उस वजह से अमन आ सकेगा अफगानिस्तान में और सिविल वॉर का जो खर्चा है उसको हम दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। प्रोग्राम में आप साथ ऑपोजिशन का क्या स्टांस है और ऑपोजिशन क्या चाह रही है हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रहमान साहब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम सर। अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग बहुत हसास मामला है, अगर पार्लियामेंट के अलावा किसी और जगह इजलास बुलाया जाए तो क्या पीपल्स पार्टी रजामंद होगी सर? इस पर जानते हैं आप मेरा इशारा किस तरफ है सर? जिस तरफ इशारा किया थी, कल CEC की मीटिंग हुई, मैं भी वहीं था और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ठीक मैच्योर बातें की और जाहिर है हमारी पोजीशन जो है थोड़ी होल्ड की हमने। हम देखते हैं कि दुनिया में क्या होता है, आखिर फाइनल चीज़ें अफ़गानिस्तान की तरफ से क्या निकलती हैं, पाकिस्तान यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या स्टैंड लेती है और सारी पार्टियां कैसे सामने आती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा काम हो और ऐसी चीज़ हो जिसमें पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में कोई किसी किस्म के क्राइसिस ना हो। लेकिन इसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस पूरे माहौल में जस्ट 1 मिनट लूँगा। आपको पता है कि पहली जंग जो अफ़गानिस्तान में हुई वो USSR की वजह से हुई, अमेरिका उसमें था, इतने सारे मुजाहिदीन आ गए और वो सारे के सारे डिस्ग्रंटल एलिमेंट थे, ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूँ। और उन्होंने जो यहाँ पे पोस्ट USSR वार और जो अफगान वार हुई थी और क्लाशनकोव कल्चर भी आया, आपने देखा जिस अंदाज से हमारी इकॉनमी तबाह हुई वो भी आपके सामने है। और फिर एक और हमारे पे स्काई लैब गिरा वो 9/11 के बाद, ना कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व था ना कोई अफगानिस्तानी इन्वॉल्व था, लेकिन जंग का अमल जिस अंदाज से शुरू हुआ वो हमें बिल्कुल टारगेट किया गया और वो ड्रोन्स जो अफगानिस्तान में पड़े हमारे यहाँ पड़े वो भी आपके सामने हैं। इसमें कोई शक नहीं। जनरल बाबर जिनके साथ मैं DGFIA भी था, मैंने बड़ा काम किया और मुल्ला उमर के साथ मेरी उनकी मुलाकात हुई थी और ये शुरू जो पहली दफ़ा आपको याद होगा जो मामला हुआ था उसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमने इनकी मदद की। मैं यही तो याद दिला रहा हूँ जो गवर्नर हैं कंधार के जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आई स्टेटमेंट दी है, आई रिएक्ट टू इट। और मैं उनसे एक ही अर्ज़ करूँगा कि देखिए गवर्नर साहब, हो सकता है आप उस वक्त बच्चे होंगे लेकिन अपने बावजदाद से पूछें कि पाकिस्तान की क्या सेक्रीफाइसेस हैं अफ़गानिस्तान के लिए, आपके हमारे माजरीन भाइयों के लिए हमने क्या किया, उनकी स्कूलिंग के लिए क्या किया, उनकी मेडिसिन के लिए क्या किया, उनके रहने के लिए क्या किया, उनके रोजगार के लिए क्या किया। मौलाना फजलुर रहमान ने सर तालिबान को वेलकम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, क्या करेगी? मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल पार्टी है। हम चाहते हैं कि जो भी अफ़गानिस्तान में हो वो अफ़गानिस्तान के लोग खुद करें और अफ़गानिस्तान की कौम और आवाम जो चाहती है वो हो। हमारी मुबारकों से या हमारे कहने से वहाँ ना कुछ होना है और ना हमें करना चाहिए। और हमारी पार्टी का ये व्यू है कि बीइंग ए डेमोक्रेटिक पार्टी वी वुड लाइक कि वहाँ पे जो भी आने वाले वक्त में हो वो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान जो उन्होंने ऐलान किए हैं उसके मुताबिक ही चलेंगे और कोई नई ऐसी चीज़ नहीं लाएंगे जो उनके लिए भी और उनकी आवाम के लिए भी एक खतरे का बायस बने। मलिक साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान के मामले पर सिर्फ फैसला तनहा नहीं करेंगे, दोस्त मुल्कों से राब्ते में है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, सर क्या समझती है, पाकिस्तान को किन ममालिक से रब्ता करना चाहिए, किन ममालिक पर फोकस करना चाहिए कि वो कैसे डील करते हैं तालिबान को? मलिक साहब, ये एक स्टेट का ये एक राइट भी है कि अगर कोई फैसला करते हैं तो अपने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक नहीं भी हैं, उनकी राय क्या है कि अल्टीमेटली दुनिया में रहना हमने ना, तो हम आइसोलेट होकर तो नहीं रह सकते। तो अगर अल्लाह करे कश्मीर में तो हम कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सके और इवन ह्यूमन राइट्स की एक बॉडी को नहीं ला सकते, अल्लाह करे कि हम अब इस मामले में कुछ कर लें। फवाद चौधरी इज़ कैपेबल जेंटलमैन, वी हैव वर्क टुगेदर। आई होप कि अगर उनको ये टास्क दे दें तो शायद वो बहुत से मुल्कों को मना के ले आए टेबल पे, और ये आने वाले वक्त में जो इस वक्त नारकी फैल रही है और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पिल ओवर एक्सपेक्टेड है महाजरीन की सूरत में, दैश का कोई नाम नहीं ले रहा, जो मैं बहुत पहले भी ले रहा था, आज मैं दोबारा ले रहा हूँ। दैश इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़। आपने देखा हमारे 11 चाइनीज़ वर्कर्स जो काम कर रहे थे दासू डैम पे, उनको भी मारा गया। तो इस तरह के वाक़यात ये इंडिया करा सकता है। इंडिया इज़ टोटली फ्यूरियस नाउ आफ्टर लूजिंग इट्स वॉर, इट्स नैरेटिव इन अफगानिस्तान। तो मैं समझता हूँ मोदी वॉर डॉक्ट्रिन हैज़ utterly failed, and that is what I had written in my book, Modi's War Doctrine, that it is bound to fail. And I must congratulate our defense, our GHQ, and especially the army chief, that his doctrine regarding the fencing and bringing the Taliban to the table in Doha, Qatar remained excellent. And today, if the peace prevails in Afghanistan, it should stand dedicated to our leadership. बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका। नाज़रीन, ख़वातीन के हवाले से बड़े मखमसे का शिकार थे कि अब अफ़गानिस्तान में ख़वातीन का मुस्तक़बिल क्या होगा, लेकिन कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल बन रही है। ख़वातीन प्रेजेंटर्स जो हैं वो इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दे रही हैं तालिबान रहनुमाओं की। इस पर मैंने बात करनी है डिटेल में, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हुमा बकाई साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। हुमा साहिबा, खुशामदीद कहूँगी आपको। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद अफगान ख़वातीन में बेयकीनी है मैडम। क्या वाकई तालिबान की विमेन पॉलिसी में तब्दीली आएगी? ये आपको लगता है कि महज ये एक सियासी चाल है? ख़वातीन के हवाले से सोच किस हद तक बदली है? क्या आज मुख्तलिफ चीज़ें होते हुए देख रहे हैं? देखिए, बहुत वाज़ेह बातें सामने आई हैं। जो उन्होंने पहली बात ये कि उन्होंने तालीम के हवाले से कहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम हासिल कर सकते हैं। लोगों को कहा है अपनी नौकरी पर वापस आएँ। हॉस्पिटल के दौरा किया है और वहाँ पे डॉक्टर से कहा है कि वो अपना काम कंटिन्यू रखें। एक परसेप्शन बना हुआ है तालिबान का, और कुछ देखिए वेस्टर्न हाइप भी है अफगानिस्तान के हवाले से, जहाँ उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट किया है। तालिबान को एक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल एंटिटी के तौर पर पेंट किया है, जिसके खिलाफ वो एक जंग लड़ रहे थे। अब वो उन्हीं की मर्जी मंशा से तालिबान वापस जो है उस पोजीशन में जिसमें आप उन्हें देख रहे हैं। अगर अमेरिकन तालिबान के साथ इंगेज नहीं करते, उनके साथ एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, तो आज तालिबान उस पोजीशन पे ना होते जिस पोजीशन पे आपको नजर आ रहे हैं। और जो अशरफ गनी का फेलियर है, अफगान अफवाज का फेलियर है, वो भी इन सम वेज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अमेरिका और नेटो फोर्सेस का फेलियर है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे एंटिटी के साथ अफगानिस्तान में इंगेज किया जो अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सका, और लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स दी अफगान फोर्सेस केम डाउन। एक और मैं गुजारिश किरण आपसे कर दूं, आप देखिए कि जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा थ्योरोक्रेटिक माइंडसेट जो है इस्लाम का, जहाँ थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रेन्स हैं, वो सऊदी अरब में भी मौजूद हैं, वो ईरान में भी मौजूद हैं। जिन कतगनों की बात हो रही है वो कतगनी सऊदी अरब में भी है। कुछ अरसे तक पहले तक तो वहाँ औरतें बगैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती थी, औरत जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती थी। सऊदी अरब के हवाले से तो कभी इस किस्म की बात नहीं सुनते कि वो बारबेरिक हैं या स्टोन एजेस से हैं। तो जाहिर है एक प्रोपेगेंडा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि तालिबान खासा प्रैग्मेटिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार कर रहे हैं, उनको एंगेज भी। बिल्कुल हुमा बकाई साहिबा, बड़ा स्टेटमेंट देख रही हैं आप आर्मी चीफ की जानिब से भी, अब स्टेटमेंट आ गया है सामने इस सूरत हाल पर।
जी बिल्कुल, इससे पहले उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से भी हुई और अब जनरल बाजवा से हुई है। और देखिए कि पहली कंट्री, पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जिसने सपोर्ट का इजहार किया है। टर्की ने भी कहा है कि अगर हमसे तालिबान कहेंगे तो हम मदद करने को तैयार हैं। चाइना ने ये बात कही है जी कि हम मदद करने को तैयार हैं, तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो 80 की दिहाई की सूरत हाल थी इससे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत को ब्लेम वगैरह किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की जमीन को अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देते, जो उनका पहले वादा था, तो वो उनके साथ काम करने को तैयार है। तो मतलब टेसिट रिकग्निशन आ गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन अब आपको ज़रा एक देसी और तुगल से मिलवाने जा रही हूँ, जिसने एक महाराजा तो नहीं लेकिन महाराजा का मुजस्समा ज़रूर पिछाड़ दिया है, हथौड़ा उठाया और पाश पाश कर दिया है। गुज़िश्ता साल भी लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्समे का बाजू तोड़ दिया गया था, और पिछले दिनों भी आपको याद होगा ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे की भी बेहुरमती की गई थी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया, ये शख्स गिरफ्तार हो गया। आयशा अता साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, ज़रा उनसे जान लेती हूँ, कोई वजह बताइए आयशा साहिबा इसने इस इक़दाम की? ये सुबह 8:30 बजे के करीब का एक शख्स जो है वो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी यानी शाही किला में दाखिल होता है, और उसने बैग जो है वो कंधों पर पहना होता है, वाइट कलर की शलवार कमीज़ में वो मलबूस होता है, और हथौड़ा निकालता है और जंगला फलांग कर वो वार करता है महाराजा रंजीत सिंह, उस शख्सियत पे जिसने बड़े सगीर पर राज किया तकरीबन 38 साल, और मुजस्मे को तोड़ फोड़ देता है, साथ में नारेबाजी भी करता है। इसी तरह से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। उसका यही कहना है कि महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इकबाल का या कायदे आज़म का कोई मुजस्मा होना चाहिए था। इस मुजस्मे को तोड़ने की फ़िलहाल तो कोई जो सॉलिड रीज़न है वो सामने नहीं आई है, ताहम पुलिस की जानिब से जो है वो बरवक्त नुकसान कितना हुआ है आयशा? फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी इंतजामिया की तरफ से दावे थे कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोबारा वाक़या हो गया। नुकसान कितना हुआ है? जी बिल्कुल किरण, ये कोई पहला वाकया नहीं, ये दूसरी बार उसको तोड़ा गया है। पहले दाएं बाजू को तोड़ा गया, यानी शाहिदीन के मुताबिक बताया जा रहा है, फिर बाएं बाजू पर वार किया गया, उसके बाद घोड़े से जो है वो मुजस्मे को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया गया, और अभी जो है वो रेंजर्स की भारी तादाद जो है वो यहाँ पर तैनात की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।